अखाड़ा में आज शुरुआत। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की कहानी में आए नए पेच की खबर से। सीमा हैदर से अब तक की पूछताछ में एटीएस का शक गहराता जा रहा है। अब एटीएस सीमा हैदर से आईएसआई से जुड़े कोडवर्ड को लेकर सवाल जवाब करने वाली है। ये सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 इंडिया और अखाड़ा पर यह खबर है कि पूछताछ में एटीएस ने सीमा से फूफी और फल कोड वर्ड इस्तेमाल किए जाने को लेकर सवाल किया है। एटीएस की पूछताछ में एक दूसरी जानकारी भी अब निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सीमा ने भारतीय सेना के कुछ अधिकारियों को भी सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। इन सब बातों के सामने आने के बाद सीमा के मामले को एटीएस आईएसआई के एंगल से भी खंगाल रही है कि उसके परिवार में 2 सदस्य हैं जो पाकिस्तानी सेना से जुड़े हुए हैं। क्या इसका उनसे कोई कनेक्शन है और किसी खास इरादे से, मंसूबे से वो भारत की तरफ आई हैं। सीमा हैदर पर अब तक कई ऐसे तथ्य सामने आ चुके हैं जिसके बाद सीमा की शख्सियत संदेह के घेरे में है। इसलिए यूपी एटीएस ने सीमा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एटीएस ने यह जानने की कोशिश कर रही है एटीएस कि कहीं सीमा हैदर आईएसआई की एजेंट तो नहीं है और कहीं वो जासूसी के मकसद से ही तो भारत में नहीं दाखिल हुई है। शक करने के कई सारे वजह हैं, वो वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि एटीएस को सीमा ने जो जवाब दिए उन जवाबों में सीमा कैसे उलझ गई है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए सीमा गुलाम हैदर एक पहेली बनती जा रही है। हर दिन सीमा के कई राज से पर्दा उठ रहा है। पिछले 2 दिनों में सीमा से हर उस सवाल का जवाब मांगा गया जो एटीएस को खटक रहा है। सीमा गुलाम हैदर कौन है? सीमा का आईएसआई और पाकिस्तानी सेना से क्या रिश्ता है? किसके कहने पर सीमा हैदर भारत आई? सीमा का भारत आने के पीछे मकसद क्या है? दूसरे दिन की पूछताछ में सीमा ने साफ कह दिया था कि सचिन के अलावा भी वो भारत में कई और लोगों के संपर्क में थी, जिसमें से ज्यादातर दिल्ली एनसीआर के लोग हैं। अगर ऐसा है तो आखिर सीमा किस तरीके से उन सभी से संपर्क कर रही थी? यूपी एटीएस को शक है कि सीमा हैदर जरूर कुछ छिपा रही है। अब ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीमा के कोड वर्ड को भी यूपी एटीएस डिकोड करेगी। यूपी एटीएस ने अब तक की पूछताछ में यह भी पूछा कि क्या सीमा से किसी ने मोबाइल पर मैसेजिंग और इंटरनेट से चैटिंग में सावधानी बरतने के लिए कहा था या किसी कोड के बारे में उसे बताया गया था। सीमा हैदर से यूपी एटीएस के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। यूपी एटीएस के बड़े अधिकारियों ने सीमा हैदर से फूफी शब्द के इस्तेमाल और फल शब्द के इस्तेमाल के बारे में पूछा। दरअसल आईएसआई फूफी शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करती है जो देश के बड़े इंफॉर्मेशन निकालकर आईएसआई तक पहुंचाते हैं। वहीं फल शब्द का इस्तेमाल पैसे का लेन देन के लिए किया जाता है। बहरहाल यूपी एटीएस के अधिकारियों का सीमा हैदर पर शक गहराता जा रहा है। पूछताछ में एटीएस ने फूफी और फल के कोड वर्ड के बारे में भी पूछा। दरअसल आईएसआई में फूफी उस शख्स को कहा जाता है जो देश से जुड़ी जानकारियां आईएसआई तक भेजने का काम करता है। फल का नाम रुपयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूपी एटीएस के सीमा हैदर से सवाल थे कि आखिर वो इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल लेती है। सीमा हैदर को हिंदी रीति रिवाजों के बारे में कैसे पता है? नोएडा के रवुपुरा गांव तक पहुंचने में किन लोगों ने उसकी मदद की? पर ऐसे कई सवालों का सीमा हैदर जवाब नहीं दे पाई। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि सीमा ने कई सैन्य अधिकारियों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। सीमा हैदर नेपाल होते हुए भारत पहुंची है। लंबे समय से पाकिस्तान नेपाल रूट का इस्तेमाल मानव तस्करी, ड्रग्स, जाली नोट, हथियार और आतंकियों को भारत भेजने के लिए कर रहा है। सरहद से सटे इन इलाकों में आईएसआई ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। ऐसे में खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीमा हैदर मामले में आईएसआई एंगल भी खंगाला जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर मामले की जांच में जुटी यूपी एटीएस अब कुछ बैंक खातों से जुड़ी ट्रांजैक्शन भी चेक कर रही है जो सचिन और उसके जानकारों के हैं। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक जानकारी जुटाई जा रही है कि पाकिस्तान से आते वक्त सीमा के पास कुल कितनी रकम थी। क्या उसने सचिन के खाते में कभी कोई रकम डाली थी? क्या सचिन ने भी पैसा सीमा को दिया था? इन सबका मकसद सीमा के फाइनेंशियल स्टेटस को पता करना है। सीमा हैदर जब पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत पहुंची थी तो उसके पास कुल कितनी रकम थी? उसने सचिन के खातों में क्या कोई रकम डलवाई थी या फिर सचिन ने उसे कुछ पैसे दिए थे? इस पूरी ट्रांजैक्शन की मनी ट्रेल को इस वक्त एटीएस की टीम पता लगा रही है। दरअसल सीमा का दावा है कि पाकिस्तान में उसने अपने घर को 12 लाख रुपए में बेचा था, जिसके बाद वो भारत आई, लेकिन एजेंसियों को ये बात राज नहीं आ रही है। अब सीमा हैदर से एटीएस ने कोडवर्ड से संबंधित कुछ सवाल किए हैं। ये कोडवर्ड पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए हैं। सीमा से पूछा गया कि क्या उसने चैट के दौरान कभी ऐसे कोडवर्ड तो नहीं इस्तेमाल किए हैं। ये कौन से कोडवर्ड है, आइए आपको दिखाते हैं, एक एक करके देखते हैं सारे कोडवर्ड्स कौन से हैं। सबसे पहले फूफी। ये फूफी किसके लिए है, फल किसके लिए है, ये कोडवर्ड की मिस्ट्री है अगर आप ध्यान से देखें। अब क्या है कि फूफी है आईएसआई के कोड बुक में खबरी के लिए कोडवर्ड है और रुपयों के लिए कोडवर्ड फल हो जाता है। तो ये पूछा गया कि भाई आपने ये कोडवर्ड का प्रयोग क्यों किया या किया है तो कैसे किया है। फिर पाकिस्तान के बाहर रहकर आईएसआई तक जब खबर की जाती है या फिर कोई जानकारी पहुंचाते हैं तब इस तरह के आईएसआई के एजेंट ये बातें कह सकता है। इसके अलावा आईएसआई जो दूसरा कोडवर्ड फल इसका इस्तेमाल, इसका मतलब रुपया होता है। तो ये पूछा जा रहा है कि आपने ये कोडवर्ड्स क्यों आपके इसमें चैट्स में आए हैं, आपने क्या इसको यूज किया है। और सबसे बड़ी बात, इसने अपने कॉन्वर्जेशंस को, अपने चैट्स को डिलीट किए। क्यों डिलीट किए हैं कुछ खास चैट्स, और किन किन से ये चैट कर रही थी। नोएडा के सेक्टर 58 में यूपी एटीएस के दफ्तर से हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट जुड़ रहे हैं। दीपक, आप कई दिनों से इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं, तो जो जैसा है वो वैसा दिखता नहीं है। पहले सवाल यही पूछा जाता है कि अगर एक महिला जासूसी के इरादे से आई है तो अपने 4 बच्चों को क्यों लेके आएंगी, या फिर स्टोरी ऑथेंटिक करने के लिए लाएंगी। सबसे बड़ी बात, अगर आप तस्वीरों में कैद हैं सीमा का ट्रांसफॉर्मेशन, जब वो पाकिस्तान में थी उसकी जो इमेजेस हैं और जो भारत में आ गई उसके बाद इसकी जो इमेजेस हैं, बहुत बढ़िया से इसने अपने आप को हिंदुस्तानी रूप में, रंग भूषा में, परिधानों में ढाल लिया, आचरण में भी ढाल लिया। इतनी आसानी से कैसे कर गई वो, ये प्रश्न भी पूछा गया है। एटीएस की शक की सुई कहां जाकर रुकी है, उसके परिवार के सदस्यों तक या फिर इसी के कुछ कृत्यों को लेकर इनके डाउट्स हैं। देखिए आनंद, जो इन्वेस्टिगेशन है एटीएस की वो काफी आगे तक जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आरोप लग रहे थे शुरुआती दौर से, सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया में दिखाया गया कि उसके पासपोर्ट में जो उसकी डेट ऑफ बर्थ थी वो गलत थी, और उसके और गुलाम हैदर के बीच का जो शादी का इकरारनामा था, एफिडेविट जो बनाया था, उसमें भी एज गलत थी। उसके बाद हमने ये भी दिखाया था कि वो पाकिस्तान से जो अमाउंट उसकी जो दावे कर रही थी कि उसने कोई प्लॉट बेचा है, उसको लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे थे। और वो सारा पैसा कहाँ गया, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हुई है वो सचिन के खातों में भी कुछ पैसा गया है, तो ये कहाँ से आया, ये सारी इस वक्त जो ट्रांजैक्शन की डिटेल है आज उसके बारे में पता किया जा रहा है। जो चैट डिलीट किए गए हैं वो किन नंबरों से चैट की गई थी, उन नंबरों को रिट्रीव करके हासिल करना बहुत बड़ा यहाँ पर टास्क होगा, क्योंकि वो नंबर वाकई में कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर एटीएस को देखिए एक बात है, इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां कोशिश ये कर, देखिए सीमा ने कभी भी झूठ बोलने की कोशिश किया, वो कभी विचलित नहीं हो जब उनसे ये सवाल पूछे गए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर बार बार ये प्रश्न पूछा गया, उसने कहा मेरी उम्र 27 की है। उसने ये भी कहा करीब 18-19 की उम्र में मेरी शादी हुई थी और मेरे 4 बच्चे इससे हुए हैं। जो पत्रिका में जो उनके जो पेपर्स, दस्तावेजों में डेट्स लिखे हैं, वो तो अमूमन हम भारत में भी देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि परिवार की तरफ से कोई डेट दे दिया जाता है, 1 जनवरी 2002 ये कहीं पे आया है। कितने यहाँ पर, हमारे यहाँ पर भी गांव खेड़े में या फिर पुराने जो आई कार्ड्स बने हैं या फिर हमारे दादा दादी के उस वक्त के टाइम में बने थे, उसमें भी ऐसे हैं। कई लोग हैं भारत में भी जिनके 2 डेट ऑफ बर्थ है, एक ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ है और एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है। तो क्या ये सब शक के दायरे में भी आता है, या फिर ऐसा कुछ कहा है या ऐसा कुछ किया है सीमा ने जिसकी वजह से एटीएस कह रही है भाई यहां कुछ गड़बड़ है? देखिए आनंद, जिस तरह से भारत में आपने बात की कि भारत में इस तरह से डबल 2 डेट ऑफ बर्थ वाले कई लोग मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल भारत का नहीं है बल्कि पाकिस्तान है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क से कोई भी यहाँ पर
अपनी डेट ऑफ बर्थ को बदल के पासपोर्ट बनाकर यहाँ पर दाखिल हो सकता है। किसी भी वजह से वो यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर अपने किसी भी ऐसे कारनामे को वो अंजाम दे सकता है। और इसी वजह से शक की सुई जो है इस वक्त सीमा हैदर के इर्द गिर्द है, क्योंकि उसने कहाँ से पासपोर्ट बनवाया, किस एजेंट से उसने रास्ता पार करवाया, बॉर्डर पर उसे क्यों नहीं रोका गया, क्या बॉर्डर पर किसी खास आदमी ने, कोई खास ऐसा शख्स था वहां पर जिसने उसे रात के अंधेरे में बॉर्डर पार कराई है। क्योंकि बस के अंदर बैठे हुए वहां पर जरूर चेकिंग होती है, लेकिन यहाँ पर कोई हमदर्द, कोई नेपाल का नागरिक हो सकता है या पाकिस्तान का वहां पर हो सकता है जिसने उसे बॉर्डर पार कराई। तो ये सारे सवाल जो है इस वक्त उससे पूछे जरूर जा रहे हैं। जी देखिए, क्योंकि वो बॉर्डर पार कैसे, वो तो फ्लाइट लेके आई, दुबई जाके आई, दुबई से नेपाल आई, तो फिर इसको बॉर्डर वहां पार करवाया या इसके कागजात बनवाने में, पासपोर्ट बनवाने में इसकी मदद की गई और कहां पर कुछ कुछ डेटा एंट्री में गड़बड़ हुई है। क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि सीमा जैसी शख्स 4 बच्चों को लेकर एक ही सवाल वापस घूम कर आता है और ये उसने भी पूछा अगर जासूसी करनी होती तो मैं वापस हिंदुस्तान में 4 बच्चों को लेकर क्यों आती और ये क्यों शादी करके मैं यहाँ रुकती, मेरी मंशा कुछ नहीं है, अगर आपको लगता है मैं गलत हूं मुझे जेल में डाल दीजिए, कहती है सीमा। पर एटीएस को लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। अभी वापस दीपक बिष्ट के पास जाएंगे, लेकिन थोड़ा और बताते हैं आपको। खबर यहाँ आ रही है सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीमा हैदर को भारत आने में सचिन के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति ने भी मदद की थी। अब ये जानकारी खुफिया एजेंसियों के हाथ लगी है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक भारत दाखिल होने के दौरान सीमा ने अपना हुलिया इस तरह रखा था कि वो गांव में रहने वाली किसी भारतीय महिला की तरह दिखे। बताया जा रहा है कि जिस तरह की हिंदी सीमा बोल रही है, ऐसी ट्रेनिंग नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी हैंडलर्स उन महिलाओं को देते हैं जिनको नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में गैर कानूनी तरीके से दाखिल कराया जाता है। यहीं पर आकर सुई अटक रही है शक की कि तुमने मदद किससे ली, ट्रेनिंग किससे ली और कैसे ये तौर तरीके सीख लिए। यहीं पर आकर सवाल उठता है, क्योंकि अगर वो मानती, उसकी बात माने तो वो 10 दिन ही मिली थी सचिन से नेपाल में। 10 दिन में कोई ये सब कुछ सीख सकता है क्या, या सीख सकती है क्या? भारत आकर सीमा हैदर अब पूरी तरह से फंस चुकी है। यूपी एटीएस के साथ साथ उस पर अब केंद्रीय एजेंसियों का भी शिकंजा कसता जा रहा है। सीमा हैदर से लगातार 2 दिनों तक पूछताछ की गई। सीमा हैदर से करीब 15 घंटे तक सवाल जवाब का दौर चला। अब जांच एजेंसियों को शक है कि सीमा हैदर ने जो जवाब दिए हैं वो पूरी तरह से फर्जी हैं, वेल प्रैक्टिस्ड फेक रिस्पॉन्सेस, गलत। फिलहाल सीमा को यूपी एटीएस की टीम ने नोएडा के सेफ हाउस में रखा हुआ है। दावा यह भी किया जा रहा है कि भारत आने से पहले सीमा हैदर नेपाल की राजधानी काठमांडू के 2 अलग अलग होटल में अपने बच्चों के साथ रुकी थी। नेपाल के जिन होटल में सीमा रुकी थी उन होटल के मालिक और मैनेजर से जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा नेपाल पुलिस से भी इस मामले में कई इनपुट मिले हैं, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। यानी सीमा से जुड़ी सबूतों के हर कड़ी को एटीएस जोड़ने की कोशिश कर रही है।